नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज जात है, जाति नहीं, भारत में जातीय व्यवस्था सामाजिक न्याय की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। और विडंबना देखिए, सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस ने गुजरात में अपने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन से जो निष्कर्ष निकाला वो भी जातीय गोलबंदी ही निकला। कांग्रेस ने अपने उत्थान के लिए 2 रास्ते तय किए हैं। एक, ओबीसी की पार्टी में भागीदारी बढ़ाना, दूसरा जिला अध्यक्षों को पावर देकर उनकी जिम्मेदारी तय करना। लेकिन कांग्रेस की इस नई स्ट्रैटेजी का खुलासा होते ही बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की हिपोक्रेसी बताने में देर नहीं लगाई। सवाल पूछा, कांग्रेस ने कितने ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया? कांग्रेस के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में कोई ओबीसी क्यों नहीं? दरअसल ओबीसी को लेकर इस सियासी खींचतान का कारण है देश में ओबीसी की लगभग 52% आबादी। और ऐसे में आज समझिए, कांग्रेस अधिवेशन की एबीसी गुजरात टू बिहार, ओबीसी ओबीसी। मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इंकलाब लेकर। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। किसान आत्महत्या करने को लाचार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, कमजोर हो रहा हर संवैधानिक अधिकार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी ये गुजरात की और दिल्ली की मोदी सरकार है। अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं का महाजुटान हुआ। पार्टी के भविष्य को लेकर मंथन हुआ, चुनावी रणनीति को लेकर चिंतन हुआ। भविष्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्लान बना। 2 दिन के महामंथन के बाद अब कांग्रेस ने वो फॉर्मूला खोज निकाला है जिससे पार्टी को फिर से पहले जैसा मजबूत किया जा सके। यानी आगामी चुनाव को लेकर अब कांग्रेस नेता एक अलग ही रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। टारगेट भी नया होगा और रणनीति भी। जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, ये भी तो इंसान है ना। ये भी तो आपके हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना। उन्होंने अगर मंदिर में जाते हैं, दर्शन लेकर अगर आते हैं, तो आप वो गंगा जल छिड़का के उसको पवित्र करते हैं। यह शर्म की बात है। मौजूदा समय में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। देश की सत्ता से कांग्रेस 11 साल से बाहर है और एक के बाद एक राज्य उसकी पकड़ से बाहर निकलते जा रहे हैं। ऐसे में दोबारा से उबरने के लिए कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद में 2 दिन तक मंथन किया। कांग्रेस के इस अधिवेशन का मतलब संगठन को मजबूत करने और देश के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करना रहा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जिस तरह से राहुल गांधी ने ओबीसी समाज पर मुख्य फोकस करने और मुस्लिमों के मुद्दों पर खुलकर बोलने की बात कही, उससे साफ है कि कांग्रेस अब अपने पुराने सियासी पैटर्न से बाहर निकलकर अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करने की कवायद में है। बुधवार को अपने संबोधन में राहुल गांधी ने 3 प्रमुख मुद्दों पर फोकस किया। उन्होंने दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात की, जातिगत जनगणना पर नए सिरे से जोर दिया। इसके अलावा आरक्षण की सीमा 50% को खत्म करने की बात की। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों, वनवासियों की बात करते हैं। वो उनको वनवासी कहते हैं। मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है, जब उनके पार्टिसिपेशन का सवाल आता है, तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं,
आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटीज कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं। इस स्टेज से आप सब के साथ कह रहा हूं कि 50% की जो दीवार है इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं। राहुल गांधी अब दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय पर कांग्रेस को फोकस करने के लिए कह रहे हैं। यही वजह है कि बुधवार को अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय को लेकर अपना एजेंडा पेश किया। देश के पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को मैं सबको भरोसा दिलाते हुए इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, कांग्रेस ही है जो आपकी असली लड़ाई लड़ रही है। मुझे वो दिन याद है कि ये सरकार जब एक बिल लेकर के आई तो रात के 3 बजे भी आदरणीय सोनिया गांधी जी राज्यसभा में मौजूद थी इस देश के लिए, इस संविधान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और राहुल गांधी जी भी लोकसभा में मौजूद थे उससे एक दिन पहले। जिस संजीदगी के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। बीते कुछ समय से कांग्रेस जातिगत जनगणना और आरक्षण की 50% की लिमिट को खत्म करने की बात कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि समाज में जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके जरिए अब कांग्रेस ओबीसी के बड़े वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। अहमदाबाद में पारित महत्वपूर्ण प्रस्ताव में जो बातें सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई हैं, उसमें पहली तो है कि जातीय जनगणना को एक संकल्प के तौर पर पार्टी ने तय कर लिया है। इस बात को हमेशा से राहुल गांधी बोलते आए थे, लेकिन आज उसे प्रस्ताव में रख करके एक तरह से पार्टी का ध्येय बना दिया गया। दूसरी तरफ एक और खास बात जो तय की गई वो ये कि जो आरक्षण का दायरा है, उस आरक्षण के दायरे को 50% से ऊपर ले जाना और उसके लिए कानून बनाना। जाहिर है ये तभी संभव हो पाएगा जब पार्टी केंद्र में सत्ता में आएगी, यानी कि आने वाले दिनों में जो चुनावी प्रॉमिस होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो यही है कि वो आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी और इस तरह से वो ओबीसी पॉलिटिक्स में एक नई भूमिका अदा करने की तैयारी कर रही है। पार्टी में भी दलित और ओबीसी के लिए दायरा बढ़ाने जा रही है। दरअसल उदयपुर के अधिवेशन में कांग्रेस ने 50% पद पार्टी में दलित और ओबीसी को देने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन अब पार्टी उससे आगे बढ़ने जा रही। अब कांग्रेस ओबीसी वोटर्स को साध कर आगे बढ़ना चाहती है, जिससे न सिर्फ कांग्रेस मजबूत होगी बल्कि पार्टी का जनाधार भी बढ़ सकता है। तेलंगाना राज्य सरकार ने जो राहुल जी ने वादा किया था, जिस दिन तेलंगाना में आए थे, तेलंगाना 4 करोड़ जनता को ये आश्वासन दिलाए थे, कांग्रेस सरकार बने तो किसानों का कर्जा 2 लाख तक माफी करने के लिए वादा किया था। हम लोग 10 महीने में 21,000 करोड़ रुपए 25,50,000 किसानों को कर्जा माफी करके दिखाए। ये राहुल जी वादा ने हमने पूरे किए। और दूसरी बात रहा जनगणना, जाति जनगणना हमने किया। कांग्रेस के पास मौजूदा समय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समर्थन है, लेकिन ओबीसी वर्गों और अन्य कमजोर तबकों का समर्थन भी हासिल करने की जरूरत है। महिलाओं का भी समर्थन हासिल करना होगा, जो देश की आबादी का करीब 50% है। नई ऊर्जा का संचार हुआ आईसीसी संसद से और पार्टी बहुत मजबूत होगी। मैं खाली गुजरात की बात नहीं कर रहा, गुजरात में तो होगी, पूरे देश में। और संगठन में नए निर्णय भी लिए जा रहे हैं, नए फैसले भी जा रहे हैं, जिला अध्यक्षों को बहुत शक्ति दी जा रही है। ऐसे में सबको जुट के काम करना पड़ेगा। गुजरात की धरती पर इस सम्मेलन के बाद बहुत बड़ा असर पार्टी के अंदर पड़ने वाला है। आजादी के बाद से कांग्रेस की पूरी सियासत उच्च जातियों और गरीबों के इर्द गिर्द सिमटी रही। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण हुआ करता था। कांग्रेस इन्हीं जातीय समीकरण के सहारे लंबे समय तक सियासत करती रही। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को पिछड़े वर्ग और आरक्षण का विरोधी भी माना जाता रहा, लेकिन अब कांग्रेस अपने संविधान में बदलाव करने जा रही ताकि संगठन और मजबूत किया जा सके। राहुल गांधी चाहते हैं कि नेतृत्व में गुणात्मक परिवर्तन किया जाए, लेकिन कांग्रेस पुरानी पार्टी है और पुरानी पार्टी के कुछ फायदे तो नुकसान भी हैं, जिसमें कि बहुत पुराने चेहरे आपको मंच पर यहाँ अहमदाबाद में दिखाई पड़ रहे थे।
शायद इससे दूर होने के लिए और एक नई परिपाटी को लागू करने के लिए अब जिला अध्यक्षों को मजबूत करने का संकल्प लिया गया है, जिसके तहत अब जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट होंगे उनसे सलाह मशवरा करके ही पार्टी टिकटें तय किया करेगी। ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है और आज तक कभी कांग्रेस में ऐसा देखा नहीं गया था। इसके अलावा चुनावी मुद्दों पर फैसले लेने के लिए एक स्थायी कमेटी बनाने की योजना है। साथ ही युवा नेताओं को आगे लाने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस अब तक जाति की राजनीति से दूर रहने की कोशिश करती है और इसका सीधा फायदा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मिला। लेकिन अब कांग्रेस जातीय गोलबंदी के जरिए पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर रही है। कांग्रेस के लंबे इतिहास में एक नया मोड़ है अहमदाबाद का अधिवेशन। कांग्रेस का इतिहास जो इस बात की गवाही देता है कि ये पार्टी आंदोलन की तरह रही है और इतिहास में इसमें सभी तरह के विचारधाराओं के लोगों को हमेशा प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। लेकिन अहमदाबाद में दो बातें जो खास तौर पर राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट भाव से कह दी हैं, वो ये है कि पिछड़ों की राजनीति करना अब कांग्रेस पार्टी का ध्येय है और दूसरी बात ये है कि वो आने वाले दिनों में पिछड़े, अकलियत और माइनॉरिटी की जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनको कॉम्पीट करेगी। ये दोनों ऐसी बातें हैं जो कि आने वाले दिनों में पूरे देश की राजनीति में उथल पुथल मचा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी से भिड़ने के लिए कांग्रेस क्या अपने सहयोगियों से पहले भिड़ने की तैयारी कर रही है? ये प्रश्न अहमदाबाद अधिवेशन के लिए जरूर पूछा जाएगा। कैमरामैन नितिन के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 अहमदाबाद। तो 2 दिन के मंथन के बाद कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो दलित ओबीसी वोट बैंक पर फोकस करना होगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 22% ओबीसी मतदाताओं ने मतदान किया था। 2014 में बढ़कर ये 34% हो गया। ये वो चुनाव था जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। फिर 5 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 44% पर जा पहुंचा। और वहीं कांग्रेस को पिछले 2 चुनाव, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूं, 15% ओबीसी वोट बैंक ही हासिल हो पाया। और ऐसे में कांग्रेस की नजर इस बड़े वोट बैंक पर टिकी है। यही वजह है कि पार्टी ने अपना पूरा फोकस पिछड़ा वर्ग की ओर शिफ्ट करने की रणनीति बनाई है। मंडल कमीशन ने देश में किस समुदाय की कितनी आबादी बताई थी, उस आधार पर मैं आपको दिखाती हूं ये आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए और क्यों ये शिफ्टिंग हुई है कांग्रेस की। समुदाय ओबीसी वोट शेयर 52% पूरे देश में ओबीसी का वोट शेयर। इसके अलावा दलितों की बात की जाए तो 16.6% और साथ ही ट्राइब्स की अगर बात करें, आदिवासी समुदाय, तो वोट शेयर है 8.6%। इस तरह देश में करीब 75% तीनों की आबादी है कुल मिलाकर के। इस पर कांग्रेस की नजर है। इसके अलावा 14% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं। इसमें ओबीसी और सवर्ण दोनों ही मुस्लिम शामिल हैं। देश में दलित ओबीसी समुदाय किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस ने रणनीति तो बना ली, लेकिन इस रणनीति को जमीन पर उतार पाना यानी इंप्लीमेंटेशन क्या इतना ही आसान होने वाला है? क्योंकि ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस के सामने चुनौतियां नहीं बल्कि चुनौतियों का एक पूरा पहाड़ खड़ा नजर आता है। देखिए कांग्रेस के सामने चुनौतियां क्या है। पहली चुनौती, संगठन को मजबूत करना। लगातार एक के बाद एक हार से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है और इससे पार्टी को उम्मीद है कि जब जिला पदाधिकारियों को ताकत दी जाएगी, जिला अध्यक्षों को, तो कार्यकर्ताओं में पावर के साथ एक नई ऊर्जा का संचार होगा। दूसरी बड़ी बात, विचारधारा को जमीन पर उतारना। अब यह कितना मुश्किल है एक जानकारी से समझिए। 2023 में 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। ठीक इससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, चुनावी रणनीति तय हुई थी। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आकर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए ओबीसी को पार्टी से जोड़ने की बात की। तो तब 2023 और अब 2025, राहुल गांधी आज भी वही कह रहे हैं और कांग्रेस भी जहां खड़ी थी अब भी वहीं खड़ी है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है इससे समझ सकते हैं आप। इसके अलावा एक और बड़ा मसला, सियासी समीकरण, उसको संभालना होगा। दरअसल कांग्रेस के ओबीसी वोटर्स को टारगेट करने के क्षेत्रीय सहयोगी दलों से मतभेद उभर सकते हैं। इसको भी कांग्रेस को संभाल कर चलना होगा। और मोदी के सामने चेहरे की चुनौती तो लगातार बरकरार ही है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कांग्रेस के पास राहुल गांधी के अलावा कोई मजबूत चेहरा नहीं है और राहुल की स्वीकार्यता बढ़ाना भी अपने आप में एक चुनौती ही है। तो कुल मिलाकर के रणनीति बनाना एक बार
बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट कर बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं और कांग्रेस को दोबारा से सत्ता दिलाना चाहते हैं, वो बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा और आरजेडी जैसे सहयोगी दलों की भी चिंता का सबब बन सकता है। यह हम कह क्यों रहे हैं, देखिए। कांग्रेस दलित आदिवासी ओबीसी समुदाय को जोड़ने का खाका तैयार कर रही। राहुल गांधी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के एजेंडे को भी आगे रख रही। इस तरह कांग्रेस देश में आबादी के लिहाज से आरक्षण देने की पैरवी कर रही। यही बात समाजवादी पार्टी और आरजेडी करते रहे। उत्तर प्रदेश में सपा और बिहार में आरजेडी का सियासी आधार वही जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। कांग्रेस अब अपनी सियासी आधार को दोबारा से हासिल करने की कवायद में, जिसके लिए दलित और मुस्लिम के साथ ओबीसी जातियों के वोटर्स को जोड़ने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं। कांग्रेस ओबीसी जातियों के बीच अपनी पैठ बनाने में सफल रहती है तो सपा और आरजेडी के भविष्य की राह काफी मुश्किलें भरी हो सकती है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी ने मुस्लिम वोटों को अपने साथ लेकर कांग्रेस की सियासी जमीन पर कब्जा कर लिया था और यही वजह है कि यूपी और बिहार में कांग्रेस अब तक नहीं उभर पाई। ऐसे में अगर कांग्रेस ओबीसी और दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहती है तो ओबीसी की सियासत करने वाली बीजेपी के साथ कई क्षेत्रीय दलों के लिए संकट खड़ा हो सकता है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को हो सकता है। बीजेपी 2014 के बाद से ओबीसी वोटों के सहारे सत्ता पर काबिज होती आ रही है। नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करके ओबीसी वोटों का भरोसा जीतने में सफल रही है और अपना एक नया मजबूत वोट बैंक बनाया है। हालांकि एक समय बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब भगवा पार्टी ने उस नैरेटिव को तोड़ा और बाहर निकलकर तमाम ओबीसी और दलित जातियों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। बीजेपी उन्हीं के वोटों के बदौलत देश की सत्ता ही नहीं बल्कि राज्यों की सत्ता पर भी पूरी ताकत से काबिज है। कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक इतिहास अब तक कुछ ऐसा रहा है जिसमें किसी जात या धर्म विशेष के लिए कोई विशेष नीति बनाकर उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन साल 2014 के बाद की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसने कांग्रेस को फिर से सोचने पर मजबूर किया है और शायद यही वजह है कि अहमदाबाद के अधिवेशन में 90% की राजनीति करने का संकल्प लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस वर्ग को आवाज नहीं दे पा रही है, हम उसकी आवाज बनेंगे, इस संकल्प के साथ अहमदाबाद में जो बातें हुई हैं वो जाहिर है कांग्रेस के सहयोगियों को असहज करेंगी, क्योंकि उनकी आवाज बनने के लिए हमेशा से कांग्रेस की सहयोगी राजनीति करती रही हैं, जिनकी आवाज अब कांग्रेस बनना चाहती है। बीजेपी के विनिंग फॉर्मूले से कांग्रेस ने पीएम मोदी को हराने का सियासी ताना बाना बुना, जिसके लिए जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण लिमिट को खत्म करने और ओबीसी वोटों पर फोकस करने की स्ट्रेटजी अपनाई। देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग धूप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या सचमुच में ये देश उनकी इज्जत करता है? क्या सचमुच में ये देश उनको जगह देता है? ये मेरे दिमाग में सवाल था। मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। बीजेपी जातिगत जनगणना कराने से साफ इनकार कर चुकी है और कांग्रेस अब इस पर मुखर है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने दलित और ओबीसी आरक्षण पर भी अपना दावा करने का प्लान बनाया। जानकारों का मानना है कि इससे कांग्रेस को देश में नई संजीवनी मिल सकती है और कांग्रेस का जनाधार मजबूत हो सकता है। अहमदाबाद से संजीव त्रिवेदी और भूपेंद्र ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। 2 दिनों के महामंथन के बाद जिस लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है उसमें क्षेत्रीय सहयोगी दलों के साथ मिलकर आगे बढ़ना आसान दिखाई नहीं देता और इसकी शुरुआत बिहार से होती दिखाई दे रही है। जानकारों का यही मानना है कि कांग्रेस के इस अधिवेशन के बाद अब पहली प्रयोगशाला बिहार ही होगी। देखिए, माइनॉरिटी हो, अगर आप
अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। एजेंडा क्लियर है, रणनीति तैयार हो रही है। तो क्या अब बिहार प्रयोगशाला बनने वाला है? इसकी वजह यह है कि साल अक्टूबर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। यहां चुनाव की तैयारी में कांग्रेस अभी से जुट गई है। राहुल गांधी बीते 3 महीने में 3 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी कन्हैया कुमार की अगुवाई में की गई पलायन रोको रोजगार दो यात्रा का हिस्सा भी बन चुके हैं। CWC के इस अधिवेशन का उद्देश्य ही पार्टी को मजबूत करके आगे बढ़ने का है, जिसका ट्रायल बिहार विधानसभा चुनाव में होगा। इसी तैयारी में कांग्रेस अभी से जुटी हुई है। टारगेट बिहार में अति पिछड़ा और दलित वोटर्स को साधना है। यही वजह रही कि सोमवार को राहुल गांधी ने इस वर्ग विशेष के हकों की बात कही, रोजगार का मुद्दा उठाया।